dear students. So welcome to the class Physics Inter. कल वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रेशर ऑफ द गैस की क्वेश्चन जो पढ़ी थी और उसके बाद हमने डिराइव किया था कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है, और उसका एक फार्मूला भी ड्राइव किया था VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, जो कि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर था. ठीक है, आपको याद होगा हमने फार्मूला पहले तो प्रेशर ऑफ गैस की इक्वेशन अप्लाई की 1/3 रो वी बार स्क्वायर, और उसके बाद हमने वी बार स्क्वायर को सेपरेट किया, यानी वी बार का जो फार्मूला यानी VRMS का जो फार्मूला मिला दैट वाज अंडर रेडिकल 3p/रो, ये फार्मूला था. और इसके बाद एक और फार्मूला भी हमने डिराइव किया था जो कि इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर था, और यहाँ से ही हमने डिराइव किया क्योंकि हमें पता है जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है. तो हमने VRMS को टेम्परेचर में कन्वर्ट किया. कैसे? फार्मूला 3RT/ मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, ये फार्मूला. आज एक और नया फार्मूला VRMS का ड्राइव करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही होगा और इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. जैसे कि यहां से स्टार्ट करते हैं. एज वी नो दैट प्रेशर ऑफ द, बल्कि हम अप्लाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन, यानी काइनेटिक एनर्जी कौन सी? एवरेज एंड ट्रांसलेशनल. एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या उसका पढ़ा था? 3/2 kT. 3/2 kT. कल वाली टॉपिक में अगर आप देखें तो हमने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन एनर्जी को 3/2 kT किया था, और उसके बाद हमने कांस्टेंट को जो है वो रिप्लेस किया था बाय प्रोपोर्शनल साइन. अब यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर अगर फार्मूला पुट करें तो जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? 1/2 mv बार स्क्वायर के इक्वल होती है. यानी यहाँ पर अगर हम ये रखें वैल्यू तो 1/2 mv बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT. आई बात समझ? अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा कैंसिलेशन करेंगे. 2 दोनों तरफ साइड है, यानी 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर बचेगा mv बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए VRMS. तो यहाँ पर जो मास m है इसको राइट साइड शिफ्ट करें. 3 kT अपान में हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहाँ पर हो जाएगा v बार स्क्वायर. अब दोनों तरफ से क्या लगाना है? स्क्वायर रूट लगाना है. टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रेडिकल खत्म हो जाएगा. ये हो जाएगा VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और यहाँ पर रेडिकल में 3 kT/m. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आज का जो कि आपको याद रखना है. अंडर रेडिकल 3 kT/m. यहाँ पर आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए. के क्या शो कर रहा है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको पता होगा. याद रखना वैल्यू बच्चों, 1.38 × 10⁻⁻23. ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है कांस्टेंट, और इसका यूनिट होता है जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन. उसके बाद m क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. k क्या है? t क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. t शोज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल. यहाँ पर हमें SI सिस्टम के लिए केल्विन में पुट करना पड़ेगा वैल्यू जो भी होगा. और m क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. ओके. अब उसके बाद हमें अगर किसी भी गैस के ईच मॉलिक्यूल का मास किलोग्राम्स में मालूम करना हो
तो किस तरह से फाइंड करेंगे? तो अब आएंगे कि क्या फार्मूला होता है, आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, मास ऑफ ईच पार्टिकल, मास ऑफ ईच पार्टिकल यानी ईच मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास किलोग्राम्स में कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम उसको शो करते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम से शो करते हैं और हमें स्मॉल एम जो है वो फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो उसको क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स होते होंगे, तो मतलब H2 के दो मॉलिक्यूल हम 2H2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम ये मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ाते जाएं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, और मेरे पास जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो जाएं वो अगर 1 मोल हो जाएं, क्या हो जाएं, 1 मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर जितना Na मॉलिक्यूल्स हो जाएं, तो हम उसको 1 मोल ही कहेंगे। यानी अगर हम इस तरह लिखें कि m इंटू Na इज इक्वल टू 1 मोल, लिख सकते हैं यहाँ पर m यानी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज मल्टीप्लाई विथ द एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ इसको कहेंगे मोलर मास। ये किसके इक्वल होता है, 1 मोल, यानी ये क्या होगा, ये होगा मोलर मास। इसको हमें लिखना चाहिए इस तरह से, 1 मोल यानी कितना होगा, ये मास हो जाएगा मोलर मास। क्लियर? मोलर मास किसको कहते हैं, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। एक मोल का जो भी मास होगा वो किसके इक्वल होगा, Na मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई करें एक मॉलिक्यूल का मास, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहां से हमें मिलता है ये फार्मूला कि ये जो m है, m बराबर हो जाएगा मोलर मास अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। और मोस्टली हम मोलर मास किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम्स में। सही है, मोलर मास किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम्स में, यानी मोलर मास इन ग्राम्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, दिस इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। जैसे कि लेट्स सपोज अगर फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कहें, फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल, मोलर मास की जगह क्या रखना है, यहाँ पर कितना होता है, 2 ग्राम्स होता है। भाई हाइड्रोजन जो है उसके 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2 लिखते हैं ना, तो यानी 2 एटम्स का H2 यानी एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, उसका मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम से। इसको डिवाइड करें किससे, एवोगैड्रोस नंबर्स। अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करें, 2 अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23, और ये किस में आ गया मास, ये आ गया ग्राम्स में। ये मास हमारा ग्राम्स में मिल गया। अगर इसको किलोग्राम्स में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्जन फैक्टर याद होगा आपको। फिर इसमें कैसे करते हैं कि जब हम ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। इसी वैल्यू को अगर 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये किस में आ जाएंगे, इन किलोग्राम्स। तो मास इन किलोग्राम्स हमें मिल जाएगा, जो कि हमें इस फार्मूला में पुट करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन के लिए कैसे लिखना है, अगर हम यहाँ पर लिखें फॉर O2 मॉलिक्यूल, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा किस तरह से, m इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा मोलर मास ऑफ O2 अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, ये फार्मूला याद रखें बस। अब मोलर मास ऑफ O2 यानी कितना होता है, कितने ग्राम्स होता है भाई, 1 मोल ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का, तो यानी एक एटम का कितना होता है 16, तो यानी कितना हो जाएगा 32, दिस विल बी 32 ग्राम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। आई बात समझ, इस तरह से एक एटम का 16 ग्राम होता है, 2 ग्राम्स का 32 ग्राम्स हो गया, 32 ग्राम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर।
तो इस तरह आपको क्या मिल जाएगा, मास इन ग्राम्स। फिर किलोग्राम के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यानी हम इसको फर्दर ऐसे लिखेंगे 32 अपान ये पूरा वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू हमें ग्राम्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 1000। क्लियर? तो ये फार्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इनको नोट कर लें जल्दी। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव फर्दर। उसके बाद आज हमारे टॉपिक जो है वो है डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस। डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस। हम प्रेशर ऑफ गैस की इक्वेशन को अप्लाई करके डिराइव करेंगे बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो फर्स्ट सबसे पहले हम आते हैं, नंबर 1 लगाते हैं, डेरिवेशन करते हैं किसकी, बॉयस लॉ की। बॉयस लॉ की डेरिवेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि बॉयस लॉ होता क्या है। तो वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड मास, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये होती है डेफिनेशन ऑफ बॉयस लॉ। और हम ये अगर प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए डेरिवेशन आप ध्यान से देखें किस तरह से हम करने जा रहे हैं। एज वी नो दैट, सबसे पहले हमें पता है कि प्रेशर ऑफ द गैस की इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू 1/3 रो V बार स्क्वायर। सही है, ये हम बार बार लिखते आ रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर पुट करेंगे रो, सिंस वी नो दैट जो डेंसिटी है रो, ये किसके इक्वल होती है, MnV के इक्वल होती है। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल 1/3 MnV इंटू V बार स्क्वायर। रो की जगह, डेंसिटी की जगह हमने MnV पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद Nv क्या होता है, आल्सो हेयर वी नो दैट Nv इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है।
सही है। एन भी यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू 1/3 एम स्मॉल सेम रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे एन अपान में वी इंटू वी बार स्क्वायर। उसके बाद ये जो वी वॉल्यूम है कैपिटल वी, इसको शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पर, ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको इससे हम फर्दर मूव कर रहे हैं और चलो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में राइट साइड पर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, या फिर क्या करें दोनों तरफ से 2 को डिवाइड कर दें, बात एक ही होगी। दोनों तरफ से 2 को क्या करें, डिवाइड कर दें। अगर हम ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ 2 डिवाइड कर दें। दोनों तरफ 2 डिवाइड कर रहा हूं मैं, यहां पर आप देखना, तो ये हो जाएगा पी वी अपान में 2। सही है, लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड किया 2, राइट साइड पर भी डिवाइड करना पड़ेगा 2, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/3 सेम रखा, और एम एन वी बार स्क्वायर, एम एन वी बार स्क्वायर अपान में क्या रखना है, 2 रखना है। सही है, ये 2 और ये 2 हमने दोनों तरफ से क्या किया है, डिवाइड किया है। क्लियर। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये जो 2 है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 2/3। ये जो 2 था यहाँ पर शिफ्ट करके आए 2/3, और ये जो बाकी टर्म्स हैं इनको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, यानी यहाँ पर रख लेते हैं एन कैपिटल, इसको बाहर निकाला, और यहाँ पर ब्रैकेट में रखते हैं एम वी बार स्क्वायर अपान में 2। हमने टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर दिया है। ये जो एन कैपिटल है इसको बाहर निकाला, बाकी यहाँ पर रखा 2/3, 2 ये जो हमने यहाँ पर शिफ्ट किया 2/3, और एम वी बार स्क्वायर अपान 2 ब्रैकेट में रख दिया। आपको पता होगा ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सिंस वी नो दैट एम वी बार स्क्वायर अपान में 2, ये बेसिकली क्या है, ये है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो के बराबर होती है किसके, 3/2 kT के। किसके इक्वल होती है, 3/2 kT के। ये हम पढ़ के आ रहे हैं, तो यानी इस वैल्यू को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 कहें तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में यहां पर अगर पुट करेंगे तो ये पी वी इज इक्वल हो जाएगा 2/3, ये कैपिटल एन क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, और इस ब्रैकेट में हम रखेंगे 3/2 kT। क्या रखेंगे, 3/2 kT। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर कैंसिल आउट करना है, देखें यहाँ पर 3 ये कैंसिल हो रहा है, 2 भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। बाकी यहाँ पर जो बचेगा पीवी इज इक्वल एन के टी, एन के टी, ये बचा पीवी इज इक्वल टू एन के टी। ठीक, अब यहां पर हमें देखना है कि हमें क्या प्रूव करना है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या सेम होना चाहिए, टेम्परेचर कंडीशन रख देंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो ये दोनों तो कांस्टेंट है ही भाई। किसी भी गैस में हम बॉयल्स लॉ के लिए क्या कहते हैं, फॉर अ फिक्स्ड मास। अगर मास फिक्स हो तो मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के है, और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो कंडीशन के मुताबिक कांस्टेंट है। मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे यहां पर फॉर बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए,
उसके बाद क्या कांस्टेंट होना होता है, एन और के भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम कहेंगे पी वी यहाँ पर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है दोनों ही, कांस्टेंट इंटू टी, और अब क्या करेंगे कांस्टेंट और इज इक्वल टू इसको क्या करेंगे इनको, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इनको हम रिप्लेस करेंगे किससे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से, ठीक है। और हम इसको थोड़ा शिफ्ट भी कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम इसको लिख लेते हैं, यानी ये पूरे कांस्टेंट है तो इसको लिख लेते हैं पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। क्या किया हमने, या कांस्टेंट क्या है, एन और के कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मतलब ये सारे कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही तो होता है बॉयस लॉ, विच इज बॉयस लॉ। यहाँ फिर हम इसको ऐसे लिखें, V इज इक्वल टू कांस्टेंट अपान में प्रेशर, प्रेशर को हम क्या करके आए राइट साइड पे डिवाइड में, तो अब देखें यहाँ पर कांस्टेंट इज इक्वल रिमूव करेंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, V प्रोपोर्शनलिटी 1 अपॉन P which is according to Boyle's law, ठीक है, यही तो होता है बॉयस लॉ। इस तरह से लिखें या फिर आप इनको इस तरह से लिखें, विच इज अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने प्रेशर ऑफ द गैस की इक्वेशन से डिराइव किया क्या, बॉयस लॉ, नोट करें इनको। ओके बेटा, हम इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं, गौर से सुने। बॉयस लॉ को हमें डिराइव करना है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, प्रेशर ऑफ द गैस की इक्वेशन होती है 1/3 रो वी बार स्क्वायर, आप जानते हैं। अब इसको फर्दर हम थोड़ा प्रोसीड करेंगे, रो यानी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू mnv, ये भी हमने पढ़ रखा है। अब mnv यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हो गई 1/3 mnv v बार स्क्वायर, ओके। उसके बाद nv का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये n अपॉन v यहाँ पर पुट करें nv की जगह, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है 1/3 mn अपॉन v बार स्क्वायर। उसके बाद मैंने इस v को शिफ्ट कर दिया है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो ये pv इज इक्वल 1/3 mn v बार स्क्वायर, इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, अब दोनों तरफ से 2 को डिवाइड किया है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, मैथमेटिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर मैंने 2 डिवाइड कर दिया तो मुझे ये रिजल्ट मिला pv अपॉन 2 इज इक्वल 1/3 mn v बार स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2 हमने डिवाइड किया है दोनों तरफ से। उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 है, इसको हमने शिफ्ट कर दिया है राइट साइड, तो ये 2 यहाँ पर आ गया, ये pv इज इक्वल 2/3, और n जो है कैपिटल, इसको मैंने बाहर निकाल के इसको ब्रैकेट में रख दिया m v बार स्क्वायर अपॉन 2, और ये फार्मूला हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का, जो कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस ब्रैकेट को हम और फार्मूला से भी रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखें मैंने 1/2 mv² जो है लिखा है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और ये इसका वैल्यू है 3/2 kT। उसके बाद क्या है कि हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन नंबर 2 में, तो ब्रैकेट में हमने पुट कर दिया 3/2 kT, बाकी सारे टर्म्स मैंने सेम रखे। अब नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2/3 3/2 कैंसिल आउट, बाकी पीवी इज इक्वल n kT। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है कंडीशन के मुताबिक। इन बॉयल्स लॉ विच पैरामीटर शुड बी कांस्टेंट, एक तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, और दूसरी चीज कांस्टेंट क्या होती है हम बताते हैं फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस या फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यानी उसके लिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो के तो ऑलरेडी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो हमने कहा कि ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट है। यहाँ पर मैंने रखा पीवी इक्वल कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या होता है कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट मैंने इस वर्ड में लिख लिए। अब पीवी इक्वल कांस्टेंट मतलब ये क्या हो गया बॉयल्स लॉ, बस उसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया है प्रेशर को, कांस्टेंट और इक्वल को हमने रिमूव करके क्या रखा है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, नोट करें इनको। हाँ बेटा अली मदी, ये जो मैंने लिखा है हेयर एनवी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एनवी का मतलब आप जानते हैं हम प्रेशर ऑफ गैस की क्वेश्चन में पढ़ रखा है, एनवी मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम आते हैं सेकंड डेरिवेशन पर, जो कि कौन सी है, चार्ल्स लॉ को हम प्रूव करेंगे। किसको? चार्ल्स लॉ को। तो यहाँ पर हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ द गैस लॉ, उसमें नंबर सेकंड की बात करेंगे चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है आपको पता होगा। चार्ल्स लॉ यानी फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है और उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं। सही है, ये है डेफिनेशन या ये है स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने पूरी डेरिवेशन लिखी है इसको आप दोबारा लिखना है। क्या करना है, इसको अगेन इसको लिखना है, क्योंकि ये सारी डेरिवेशन हम ही यहां तक सेम है। इसको मैं रिवाइज कर लेता हूं। चलो एक और बार क्या किया हमने, सबसे पहले प्रेशर ऑफ द गैस 1/3 रो वी बार स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पर हमें रो का वैल्यू पुट करना है, एम एन वी पुट किया, ये हो गया 1/3 एम एन वी वी बार स्क्वायर। उसके बाद एन वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर पुट किया, तो ये क्वेश्चन क्या आ गई, ये क्वेश्चन मिली। अब उसके बाद वॉल्यूम को हमने शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया पीवी बराबर 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद हमने डिवाइड किया टू बोथ साइड्स, 2 डिवाइड किया ये दोनों तरफ से। उसके बाद इस 2 को हमने राइट साइड शिफ्ट किया, 2/3 एन एम वी बार स्क्वायर अपॉन 2। अब ये पूरी ब्रैकेट जो है किसके इक्वल है, 3/2 केटी के। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिली पीवी इज इक्वल एन केटी। यहाँ तक सबको अगेन चार्ल्स लॉ के लिए दोबारा लिखना है। अब यहाँ से हम आगे थोड़ा प्रोसीड करेंगे, जो कि हमारी कंडीशंस, यहां से थोड़ा आगे जाना है बस, बाकी डेरिवेशन सेम टू सेम ही है। तो चलिए मैं यहाँ पर मुझे जो मिला यहाँ पर वो मिला पी वी इज इक्वल टू एन के टी। सही है, पी वी इज इक्वल एन के टी। अब देखना है कि चार्ल्स लॉ में किसका रिलेशन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और का कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, जिसमें ये 2 कांस्टेंट है एन और के, बाकी कांस्टेंट क्या रखना है, प्रेशर। तो अब रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पर देखें तो हम रख सकते हैं कि पी, यहाँ पर आप वॉल्यूम रखें, वॉल्यूम इज इक्वल टू एन के टी अपान में क्या है, पी। सही है। अब हमें रखना है सिंस फॉर द चार्ल्स लॉ, किसकी बात कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ की। फॉर द चार्ल्स लॉ वी नो दैट देयर शुड बी, क्या कांस्टेंट होना चाहिए, फॉर चार्ल्स लॉ प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एन और के भी तो कांस्टेंट है, मतलब हम तीनों की जगह कांस्टेंट पुट करेंगे, तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखते हैं कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये इक्वेशन आ गई, वॉल्यूम इज इक्वल कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, और यहाँ पर कांस्टेंट और इज इक्वल को हटाएं तो यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनल रखेंगे, वी प्रोपोर्शनलिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, विच इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। सही है, बस ये स्टेप जो है लास्ट में चार्ल्स लॉ की तरफ ले जाना है, बाकी सेम टू सेम इक्वेशन। तो चलिए इनको नोट कर लें, इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं।
ओके बेटा, तो क्लास का टाइम अब खत्म हो रहा है, तो अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। और फिर से रीजन करूं कि इतनी देर बाद जाऊं होता। हाँ? सर मॉलिक्यूल्स को तो ऑल डायरेक्शंस में मोशन होता है, फिर हम सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों लेते हैं? अच्छा अच्छा, तहरीम मेमन का क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल्स को तो ऑल डायरेक्शंस में मोशन होती है, फिर हम सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों ले रहे हैं? तो जब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, उसका मतलब है कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहते हैं, ये आपको फर्स्ट ईयर में क्लियर होना चाहिए। यानी अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे, वो चेंज ना हो। यानी ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन में यही फर्क होता है कि रोटेटरी मोशन में जो बॉडी मूव करती है तो उसके जो एक्सिस हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन में एक्सिस चेंज नहीं होते। तो मॉलिक्यूल की हम टोटल ओवरऑल कौन सी एनर्जी लेंगे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमाद रजा चासरा बेटा, हमाद रजा क्या होता है? वॉल्यूम इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। आयशा सीमा बड़ो, क्वेश्चन 2 इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से आगे। अच्छा, इक्वेशन जो 2 है बेटा उससे हम आगे इक्वेशन 2 में हमें एम बी बार स्क्वायर अपॉन 2 इसमें हमें पुट करना है, ये टर्म यहाँ पर पुट कर दिया, और उसके बाद हमारा जो टर्म आ गया 2/3 n, इसकी जगह हमने रखा 3/2 kT। उसके बाद ये 2/3 3/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी पीवी इज इक्वल n kT बचेगा। अब हमें रिलेशन देखना है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। प्रेशर को हमने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पर, तो V इज इक्वल n kT अपॉन P। अब प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड K भी कांस्टेंट है, तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, तो इनकी जगह मैंने क्या लिखा? कांस्टेंट। और वॉल्यूम इज इक्वल कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमने मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रोस नंबर क्यों यूज किया है? क्या मोस यूज नहीं कर सकते? अच्छा, उमे फरवा ने पूछा है कि हमने मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, तो बेटा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो है इसका मैंने फार्मूला आपको बताया ना, कि जो मास मोलर मास अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर होता है, यही हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एवोगैड्रोस नंबर क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद आयशा आमिर हुसैन, हाउ एक्सिस चेंज इन रोटेटरी मोशन। अच्छा, आमिर हुसैन का क्वेश्चन है हाउ एक्सिस चेंज इन रोटेटरी मोशन। तो बेटा ये बात आपको मिलेगी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। उसमें इसमें आप देखेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में इसकी बात कर रहा है। अता हुसैन गोपांग, टू बोथ साइड्स क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अच्छा, अता हुसैन पूछ रहा है कि टू क्यों डिवाइड कर रहे हैं? तो बेटा टू इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें राइट साइड पर जो इक्वेशन है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन मिल जाए। 4 डिवाइड ऑन बोथ साइड से कहें नहीं, 4 डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट 2 की है, तो 4 क्यों करेंगे? 3/2 kT समझाएं सर। अच्छा, 3/2 kT बेटा ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है कल, इसका काइनेटिक एनर्जी का, उसको देखना। मोहम्मद यूनिस सारे जो बॉयस ला लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। तो बेटा बॉयस ला जो है वो बेसिकली गैस ला है, तो इसलिए हम उसको सॉलिड और लिक्विड के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इकरा, अच्छा स्लो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नेट ओके है, आप अपनी चेक करवाएं। उसके बाद और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। शाबाश।
दानिश MNV का प्लीज। अच्छा, ये ड्राइव कर रहा हूं दानिश अली। तो आपको याद है कि मैंने डेंसिटी का जो आपको वैल्यू बताया था, रो इज इक्वल MNV, ये प्रेशर ऑफ गैस की क्वेश्चन को रिपीट करना जरा। उसके बाद यूनिस, मोहम्मद यूनिस पूछ रहा है सर क्यों नहीं अप्लाई करेंगे। तो बेटा मैंने कहा कि जो बॉयस लॉ है उसका नाम ही क्या है, गैस लॉज। हम क्या पढ़ रहे हैं, गैस लॉज पढ़ रहे हैं। गैस लॉज मतलब जो गैस के लिए अप्लीकेबल हो, और वो गैस भी कौन सी होनी चाहिए, आइडियल गैस। रियल गैस के लिए भी ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते। ओके ओके बेटा, तो टाइम इज ओवर, टू बी कंटिन्यूड इंशाल्लाह। थैंक यू, खुदा हाफिज।